नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को आपको समझाएंगे। लेकिन चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। चुनाव पर झूठ बोलकर नफरत फैला रही है कांग्रेस, बात इसके विस्तार से करेंगे और चुनावी चाल को भी आपको समझाएंगे। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के पीछे की चुनावी चाल को भी समझाएंगे आपको। क्या राहुल ने तेजस्वी पर ग्रहण लगा दिया और इसके साथ ही पप्पू यादव को गाड़ी से फिर क्यों उतार दिया गया, क्योंकि एक बार फिर से उनके साथ हुआ। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के पीछे की चुनावी चाल आपके सामने रखेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और उसके बाद चुनावी चाल को समझाएंगे। इसके साथ ही क्या राहुल ने तेजस्वी पर ग्रहण लगा दिया, ये भी आपको समझाएंगे। और पप्पू यादव के अपमान की वजह क्या है, क्यों फिर से पप्पू यादव को गाड़ी से उतार दिया गया, इस चुनावी चाल को भी आपके सामने हम रखेंगे। और चलिए शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन हो चुका है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से महागठबंधन के नेता मार्च करते हुए हाई कोर्ट तक पहुंचे और फिर जनसभा को संबोधित किया गया। वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर हाइड्रोजन बम फोड़ने की चेतावनी दी। उधर बीजेपी ने धमाकेदार ढंग से पलटवार किया है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो गई। 14 दिन तक चली इस यात्रा में कई सियासी रंग भी नजर आए, तरह तरह के बयान भी सुनने को मिले, पर यात्रा के आखिरी दिन भी राहुल गांधी ने एक विस्फोटक बयान दे दिया। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राहुल गांधी का बयान आते ही बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया। तो ये पूरे चुनाव आयोग और वोटर के लिस्ट पर जो घमासान छिड़ा हुआ है, इसके बीच में 2 मूल बिंदु हैं। हमें बूथ कैप्चर करने का अधिकार दो और घुसपैठियों को नहीं निकालो। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्ष का हंगामा इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें बूथ लूटने का अधिकार मिले और घुसपैठियों के लिए मतदान का रास्ता साफ हो जाए। तो राहुल गांधी बिहार में हुए एसआईआर को लेकर हाइड्रोजन बम लाने तक की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा राहुल गांधी का ये बम कितना धमाकेदार होगा और उस पर सियासत कितनी जोरदार होगी। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब रिपोर्ट देखने के बाद आपको विस्तार से चुनाव की चाल समझाते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने आज एक बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि पहले एटम बम हमने फोड़ा था और जब वोट चोरी की बात है तो देखिए, वोट चोरी का हाइड्रोजन बम लाएंगे तो वो लोग अपना चेहरा भी नहीं दिखाएंगे। एटम बम फोड़ने के बाद राहुल गांधी का कहना है कि वो हाइड्रोजन बम लाने वाले हैं और जब वो ये हाइड्रोजन बम लेकर आएंगे तो वो चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। यानी कि बीजेपी की वो बात कर रहे हैं कि जब वो हाइड्रोजन बम लेकर आएंगे तो ये लोग अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। यानी कि एक बड़ा खुलासा करने का दावा राहुल गांधी कर रहे हैं। पहले का बयान क्या था, देखिए, पहले एटम बम फोड़ा था और अब हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात वो कह रहे हैं। एटम बम क्या है, अब ये भी आपको समझा देते हैं। देखिए, एटम बम यानी कि कर्नाटक चुनाव पर तथाकथित वोट चोरी का आरोप। हाइड्रोजन बम का मतलब क्या है, ये भी समझ लीजिए।
हाइड्रोजन बम का मतलब है कि आगे राहुल गांधी एक और बड़ा खुलासा करने वाले हैं और ये दावा वो कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी 2004 से सक्रिय राजनीति में है। 2014 से राहुल गांधी की पार्टी सत्ता से बाहर है। लगातार वो अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं और वापस से सत्ता में आना चाहते हैं। राहुल ने 2019 में सत्ता में वापसी की कोशिश की, लेकिन मोदी लहर में राहुल की सारी कोशिशें बेकार हो गई और राहुल गांधी अभी भी वही कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता में वापसी कर सके। राहुल ने 2024 में सत्ता में वापसी की कोशिशें की, लेकिन एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहा। और आपको बताएं कि बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर रहे। 17 अगस्त से बिहार में राहुल गांधी की ये यात्रा निकली और माहौल बनाने की कोशिश की गई। मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर राहुल गांधी ने कई तीखे सवाल खड़े किए, चाहे वो बीजेपी को लेकर हो या फिर निर्वाचन आयोग को लेकर हो। तमाम सवालों की झड़ी उन्होंने लगाई। ये परसेप्शन बनाने की उन्होंने कोशिश की कि संवैधानिक संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं। राहुल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर भी सवाल उठाए थे। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, ये भी समझाते हैं। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव कर्नाटक पर जब सवाल उठाए तो इसी ने शपथ पत्र जमा करने को कहा था। लिखित पत्र नहीं सौंपा गया। सीएस डीएस के आंकड़ों पर माहौल तैयार करने की कोशिश की गई। पहले पोस्ट किया जाता है संजय कुमार की तरफ से, फिर उसको डिलीट किया जाता है। सीएसडीएस के संजय कुमार ने आंकड़ों के गलत विश्लेषण पर माफी भी मांग ली। बिहार में वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप, जिसने नाम काटने का आरोप लगाया वो भी बाद में बदल जाता है। जानबूझकर नाम काटने का आरोप लगाया गया। मौका मिलने के बाद भी राजनीतिक दलों ने बहुत कम आपत्ति दर्ज कराई। निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा जाता रहा कि आप आपत्ति और दावे रखें, लेकिन बहुत कम दावे और आपत्तियां आई, जिसके बाद निर्वाचन आयोग लगातार आंकड़े भी रखता रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं वोटर अधिकार यात्रा के समापन की। देखिए, पटना के गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो चुका है। इस यात्रा के दौरान कई विवाद भी दिखे। पीएम मोदी को गाली देने के मुद्दे पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ और एनडीए के नेताओं ने पलटवार भी किया। बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा सोमवार को खत्म हो गई। रोहतास से शुरू हुई यात्रा का समापन पटना में हुआ। पटना में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी के तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लेफ्ट के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी नेता मुकेश सहनी सहित महागठबंधन के तमाम नेता खुली गाड़ी में घूमे। करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा पटना में शक्ति प्रदर्शन के साथ खत्म हुई। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। जिस वोटर यात्रा की भीड़ पर महागठबंधन के नेता इतरा रहे हैं, एनडीए के नेता उसे भाड़े की भीड़ बता रहे हैं। कई तरह के प्रलोभन देकर, उनको बरगलाकर, कई तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को जुटाया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने तो वोटर अधिकार यात्रा को पूरी तरह फेल बता दिया। 100 बात की एक बात, वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरह फेल हुई है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस ढंग से राहुल की यात्रा में बिहार की धरती से पीएम की मां को गाली दी गई, इसका जवाब बिहार की जनता देगी। एक पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो गाली गलौज यात्रा शुरू किया, इस पर माफी मांगेंगे क्या? वोटर अधिकार यात्रा उत्तर बिहार के 6 जिलों से गुजरी। इस इलाके में ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने पिछले चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारा था और एक बार फिर अपनी दावेदारी मजबूती से रख रही है। देखना होगा राहुल गांधी की यात्रा का नतीजों पर हो न हो सीट बंटवारे पर क्या असर होता है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको वोटर अधिकार यात्रा के पीछे के चुनावी चाल को समझाते हैं। वोटर अधिकार यात्रा बिहार के 6 जिलों से गुजरी है। 15 दिनों की इस यात्रा में राहुल गांधी ने करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें 23 जिलों को
कवर किया गया है। और आपको बताएं कि ये यात्रा 174 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी है। कोशिश की गई कि ज्यादातर जिलों को कवर किया जाए और वहां के लोगों से बात की जाए, उनको जागरूक किया जाए, बताया जाए कि कैसे वोट की चोरी हो रही है। इसके लिए यात्रा निकाली गई। देखिए, बात की जाए तो 2020 में इलाके वही जो ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी उन्हीं को कवर करने की कोशिश की गई। जिन इलाकों से यात्रा गुजरी है उनमें से ज्यादातर सीटों पर 2020 में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 2025 में अपनी दावेदारी मजबूत की कोशिश हो रही है। यात्रा वाले इलाके में दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा और मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं। इसी वजह से उन्हीं वोटर तबकों पर कांग्रेस का फोकस रहा। कई सीटें ऐसी भी हैं जिस पर पेच फंसा हुआ माना जाता है। यात्रा के जरिए राहुल कांग्रेस के पेच तैयार कर रहे हैं। महागठबंधन में कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने की लगातार कोशिश हो रही है। कोशिश ये हो रही है कि कांग्रेस फ्रंट फुट पर रहे और इसी की कोशिश करते हुए राहुल गांधी लगातार वोटर अधिकार यात्रा के दौरान देखे गए। अब चुनावी चाल ये समझिए कि कब, कौन से और कितनी जगहों पर चुनाव कांग्रेस ने लड़ा है बिहार में, वो भी हम आपको बता देते हैं। 2020 के आंकड़े आपके सामने हैं। 2020 में 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 19 सीटों पर जीत हासिल की गई। 2015 के आंकड़े अब आपके सामने, 41 सीटों पर चुनाव लड़ा गया और 27 सीटों पर जीत हासिल की गई। अब 2010 का आंकड़ा आपके सामने हमने रख दिया है। यहां पर देखिए, 43 सीटों पर चुनाव लड़ा गया और 4 सीटों पर कांग्रेस की जीत होती है। अब इसके बाद 2005 का आंकड़ा आपके सामने हमने रखा, 51 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जिनमें से 9 सीटों पर जीत हासिल की गई। इन आंकड़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का जनाधार कैसे घटा। अब चुनावी चाल को और थोड़ा विस्तार देते हैं। देखिए, चुनावी चाल को समझिए कि बिहार में कांग्रेस की हालत कैसे खस्ता हुई। 1990 के आंकड़े सबसे पहले आपके सामने। 1990 के बाद बिहार में कांग्रेस की हालत खस्ता है। पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की ताकत भी खो दी। जीत के लिए आरजेडी के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ा। 2020 में क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं। 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है। सिर्फ 19 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत हासिल कर पाते हैं। अब 2015 में क्या होता है वो भी समझिए। 2015 में 40 सीटों पर चुनाव लड़कर 27 सीटों पर जीत हासिल होती है। 2015 में भी कोई हाल अच्छा नहीं रहा। जेडीयू आरजेडी के चलते कांग्रेस थोड़ा बेहतर कर पाई थी, लेकिन यह बेहतर इतना अच्छा नहीं था कि वो फ्रंट फुट पर खड़ा हो सके। 2020 में महागठबंधन की हार की वजह कांग्रेस मानी गई। ज्यादा से ज्यादा सीट पर दावा मजबूत करने की कोशिश चल रही है राहुल गांधी की और इसी जुगत में वो लगे हुए हैं। वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने 15 दिनों तक की। 17 अगस्त से बिहार में राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई। तब से लेकर यात्रा के समापन तक विपक्ष की ओर से राहुल गांधी की चर्चा तो होती रही, लेकिन खुद को महागठबंधन का चेहरा बताने वाले तेजस्वी यादव बैक सीट पर दिखाई दिए। सवाल है कि क्या राहुल ने तेजस्वी पर ग्रहण लगा दिया? आपको सबसे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद विस्तार से चुनाव की चाल समझाएंगे। इस तस्वीर को देखिए। वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन पटना में महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। गाड़ी के ऊपर सबसे आगे राहुल गांधी, उनके बगल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल के पीछे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पीछे दिख रहे हैं तेजस्वी यादव। 17 अगस्त को बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई। तब से लेकर यात्रा के समापन तक राहुल फ्रंट सीट पर और तेजस्वी यादव बैक सीट पर दिख रहे हैं। इन 15 दिनों में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की तो खूब चर्चा हुई, लेकिन खुद को महागठबंधन का चेहरा बताने वाले तेजस्वी परछाई बनकर ही रह गए। यहां तक कि एक बार जब राहुल से पूछा गया कि बिहार में सीएम का चेहरा कौन होगा, तब तेजस्वी की मौजूदगी में भी वे साफ साफ बोलने से बचते रहे। एक दूसरे की मदद हो रही है तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जिस तरह जमीन पर उतरकर अभियान चलाया,
वैसे अब तक कांग्रेस की तरफ से होता नहीं दिखा था। कांग्रेस आगे और आरजेडी के नेता पीछे पीछे ही चलते दिखे। सवाल है कि क्या कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश में राहुल ने तेजस्वी पर ग्रहण लगा दिया? पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। क्या राहुल ने तेजस्वी पर ग्रहण लगा दिया? इसको समझने के लिए कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। बिहार में महागठबंधन के सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव ही हैं। हमेशा उनको प्रोजेक्ट किया जाता रहा है। लेकिन 17 अगस्त से राहुल की यात्रा शुरू हुई और 17 के बाद तेजस्वी की बहुत कम चर्चा हुई। राहुल गांधी फ्रंट सीट पर दिखते रहे, जबकि तेजस्वी यादव बैक सीट पर दिखे और इसीलिए सवाल उठाया गया कि क्या राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस की मजबूती बिहार में दिखाना चाहते थे, क्योंकि तेजस्वी यादव को अब से पहले बड़ा चेहरा माना जा रहा था। लेकिन 17 अगस्त से राहुल की यात्रा शुरू हुई और 17 के बाद तेजस्वी की चर्चा बहुत कम होती है। राहुल गांधी फ्रंट सीट पर हर जगह दिखते हैं, बयान वो देते हैं, जबकि तेजस्वी यादव को बैक सीट पर देखा जाता है। और आरजेडी तेजस्वी को सीएम फेस बताता रहा है। लगातार ये कहा जाता रहा है कि अगर जीत होती है तो फिर तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। राहुल ने तेजस्वी पर पूछे गए सवाल को टाल दिया। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब भी राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस सवाल को ही टाल दिया। देखिए, तेजस्वी ने खुद ही अपने को सीएम फेस भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बता दिया, फिर भी राहुल गांधी ने तेजस्वी पर हम ही नहीं भरी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचे तो उन्होंने भी तेजस्वी यादव का नाम लिया। बावजूद इसके एक बार भी राहुल गांधी ने तेजस्वी का नाम नहीं लिया। पटना में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में फिर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को मंच पर जगह नहीं मिली। पप्पू यादव को मंच से दूर रखा गया, साथ ही मार्च के दौरान उन्हें गाड़ी से उतार दिया गया। इसके पीछे की वजह क्या रही, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पटना में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर एक बार फिर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की किरकिरी हो गई। मार्च के दौरान उन्हें गाड़ी से उतरने को कहा गया। गाड़ी पर पहले से ही बैठे पप्पू यादव को जेपी गोलंबर के पास गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। पप्पू को गाड़ी से उतारने के मामले में जानकारी ये मिली कि जिस महिला के साथ पप्पू यादव की नोकझोंक हुई वो राहुल गांधी की टीम की सदस्य हैं और प्रोटोकॉल देखती हैं। जिस गाड़ी पर पप्पू यादव चढ़ रहे थे वो राहुल गांधी की गाड़ी नहीं थी, बल्कि वो दूसरी गाड़ी थी जिस पर पहले से कई नेता मौजूद थे। पप्पू यादव को बताया गया कि वो गाड़ी पर नहीं चढ़ सकते क्योंकि उनका नाम लिस्ट में नहीं है। फिर पप्पू यादव को उल्टे पैर लौटना पड़ा। पप्पू को गाड़ी से नीचे उतारने के मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल महागठबंधन में आपसी खींचातान बिल्कुल सतह पर आ चुका है। एनडीए के नेता तेजस्वी यादव के इशारे पर गाड़ी से उतारने का आरोप लगा रहे हैं। पप्पू यादव जी की तेजस्वी यादव जी के इशारे पर खूब बेइज्जती हुई। अब कांग्रेस के नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा। वो मंच पर बैठे हुए थे, बहुत गर्मी हो रही थी तो वो स्वतः उतरे हैं। तो वहीं आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। चीजों में राजनीति या राजनीति कौन तलाशने की आवश्यकता नहीं है। वैसे इससे पहले भी कई बार महागठबंधन के मंच से पप्पू यादव को अलग थलग रखा गया है। 9 जुलाई को पटना में आयोजित प्रोटेस्ट मार्च के दौरान भी पप्पू यादव को राहुल गांधी के रथ पर जगह नहीं मिली थी, जिसे लेकर उनके समर्थकों ने नाराजगी जताई थी। सवाल ये है कि आखिरकार पप्पू यादव के साथ ऐसा बार बार क्यों होता है। पटना से रवि एस नारायण के साथ शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18। तो देखिए, पप्पू यादव को एक बार फिर से मंच से नीचे की तरफ भेज दिया गया और इसके बाद जब मार्च किया जा रहा था उस वक्त भी पप्पू यादव जब गाड़ी में चढ़ना चाहते थे तो उनको वहां पर चढ़ने नहीं दिया गया। महिला से नोकझोंक आप देख सकते हैं और बताया जा रहा है कि ये महिला राहुल गांधी की टीम की महिला थी, जिसने उनको जानकारी दी कि आपका नाम इसमें नहीं है, आपका नाम ना होने की वजह से हम आपको नहीं जाने देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बार बार ऐसा पप्पू यादव के साथ क्यों हो रहा है। पप्पू यादव खुद को
कार्यकर्ता बताते रहते हैं कांग्रेस का, लेकिन जब भी कार्यक्रम में जाने की कोशिश करते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है। देखिए, पप्पू यादव को गाड़ी से उतारने के पीछे की चुनावी चाल क्या है ये भी समझ लीजिए। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं। कांग्रेस से टिकट के लिए पप्पू ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करा दिया, लेकिन पूर्णिया से पप्पू यादव को महागठबंधन का टिकट नहीं मिला। आरोप लगा कि लालू परिवार की वजह से, ये आरोप लगाया गया कि लालू परिवार की वजह से पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला। पूर्णिया सीट कांग्रेस की बजाय आरजेडी के खाते में चली गई, लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़कर पूर्णिया से जीत गए। जीतने के बाद पप्पू यादव ने कांग्रेस को समर्थन दिया। पप्पू यादव कांग्रेस के कार्यक्रम में भी शामिल होने की कोशिश करते रहे और आपको लगातार ये बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जीतने के बाद भी, कांग्रेस को समर्थन देने के बाद भी पप्पू यादव को इज्जत नहीं मिली और लालू परिवार की वजह से टिकट ना मिलने की बात कही गई। कहा गया कि जो पूर्णिया का सीट था वो आरजेडी के कोटे में जाना था और इसी का हवाला देकर पप्पू यादव को वहां से टिकट नहीं दिया गया, जिसको लेकर वो काफी नाराज भी रहे। और आपको बता दें कि पप्पू यादव को एक बार फिर से असहज कर दिया गया। आरजेडी कांग्रेस के साथ होती, वहां पप्पू को लेकर असहज स्थिति पैदा हो जाती है और सवाल यही है कि आखिर क्यों बार बार वो मंच से नीचे उतार दिए जाते हैं। और चलिए अब बात एससीओ समिट की कर लेते हैं। चीन में एससीओ समिट में आतंकवाद के खिलाफ भारत को बड़ी सफलता मिली। घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा हुई और इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। घोषणा पत्र में कहा गया कि इस हमले के आतंकी, उनके मददगार और साजिश रचने वालों को सजा दिलाना जरूरी है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। आतंकवाद से लड़ाई में पीएम मोदी ने एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने पहलगाम हमले का जिक्र किया और आतंक का साथ देने वाले देशों को खूब खरी खोटी सुनाई। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। एससीओ समिट में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पूरी तरह अलग थलग दिखे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया, उनका हाथ पकड़कर चले और बगल में ही शहबाज एक जगह पर अलग थलग खड़े दिखे और थोड़ी देर बाद ही बैठक में शहबाज के सामने ही पीएम मोदी आतंकवाद और आतंक पर दोहरा रवैया रखने वाले देशों को लताड़ लगाई। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने न सिर्फ आतंकवाद का जिक्र किया बल्कि सवाल उठाया कि कुछ देशों का आतंकवाद को खुला समर्थन कैसे स्वीकार किया जा सकता है। यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद पर किए प्रहार को और उनके उठाए सवाल को एससीओ में स्वीकार किया गया और ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी जारी किया गया। इस डिक्लेरेशन में भारत की पहल और योगदान को खास तौर पर मान्यता दी गई। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम की गूंज भी सुनाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।